कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करे अपने बोर्ड क्लास 10th एंड 12th का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम। देखिए, हम पढ़ रहे हैं पत्र एवं प्रारूप लेखन। और पत्र एवं प्रारूप लेखन में आज अपन पढ़ने वाले हैं निविदा लेखन। निविदा आपके एग्जाम में ये 4 नंबर का टॉपिक आएगा पत्र एवं प्रारूप लेखन का। हमने पिछली क्लास में भी देखा था कि ये जो 4 नंबर का टॉपिक आएगा इसमें टोटली अपने 5 प्रारूप हैं और 5 में से कोई भी आपको एक प्रारूप करना पड़ेगा। और आज की क्लास में निविदा को समझेंगे, एक एक करके 5 प्रारूप समझने वाले हैं। बहुत ही बेस्ट तरीके से सिंपल वे में आपको समझाने वाला हूं ताकि आपका पूरा जो है ना वो राइट हो जाए और पूरे में से पूरे नंबर आपको मिल जाए। तो निविदा लेखन जो है हम समझेंगे, निविदा लेखन निविदा क्यों लिखी जाती है, निविदा को लिखते कैसे हैं, कौन लिख सकता है और उसमें किस तरीके का इसका प्रारूप होता है। कंप्लीटली इसका प्रारूप हम समझ जाएंगे। और इसके बाद अगर आपका एग्जाम में पेपर आता है, पेपर में अगर निविदा लेखन आती है तो 100% आपका जो है वो क्वेश्चन राइट हो जाएगा। देखो कि जो निविदा होती है, पहले तो मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे कि जो अपने प्रारूप हैं उसमें पिछली क्लास में भी हमने देखा था ये जो 5 प्रारूप हैं जिसमें अर्धशासकीय पत्र हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप में से किसी ने नहीं देखी हो वो क्लास तो ऊपर आई बटन पर आपको वहाँ पे लिंक मिलेगा, वहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो है वो निविदा है, तो आज हम निविदा करेंगे और ऐसे करके एक एक क्रम से हम आगे बढ़ेंगे। आपके 5 प्रारूप बेस्ट तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो ये जो निविदा होती है, इस निविदा का अर्थ क्या है, क्यों लिखी जाती है, कौन लिख सकता है, ये समझ लेते हैं पहले। तो देखो, निविदा जो है ना, कोई भी सरकारी या फिर गैर सरकारी जो कार्यालय होता है, प्रतिष्ठान का मतलब होता है ऑफिस, जो कार्यालय होता है वो कार्यालय, वो चाहे सरकारी भी हो सकता है और प्राइवेट भी हो सकता है। वो अपने किसी कार्य को करवाने के लिए, मान लो स्कूल में कोई काम करवाना है या फिर कोई भी सरकारी कार्यालय में कोई भवन बनाना है या कोई रंग रोगन करवाना है या कोई सामान मंगवाना है, मान लो जो कंप्यूटर की सामग्री मंगवानी है, स्टेशनरी की सामग्री मंगवानी है, तो इस प्रकार का कोई काम करवाना है या फिर कुछ सामग्री मंगवानी है, तो उसके लिए फिर क्या करेगा कि अखबार में एक निविदा प्रकाशित की जाती है कि भाई हमें इस विद्यालय में ये कार्य करवाना है या हमें इस ऑफिस में ये कार्य करवाना है, और इस काम को करने वाले जो लोग हैं वो आकर के इस कार्यालय से अपना एक प्रारूप प्राप्त कर लीजिए और अपनी अपनी निविदा जमा करा दीजिए। आप सबके सामने एक निश्चित तारीख को निविदाएं खोली जाएगी और जिसकी निविदा खुलेगी उसको फिर वो ठेका दिया जाएगा। एक प्रकार से कहने का मतलब वो काम उन्हें दिया जाता है और वो काम करके देते हैं तो उन्हें पैसा दिया जाता है। तो उनसे काम करवाना है लोगों से, तो काम करेगा कौन? जैसे ठेका प्रथा क्या होती है आपने देखा होगा, ठेके जो खुलते हैं ना, पहले जो है वो फॉर्म भर के जमा करवाना पड़ता है। जो ठेके जो होते लेते हैं वो लोग फॉर्म भर के जमा करवाने पड़ते हैं, फिर जिसके नाम से खुलेगा वो काम कराएगा। जैसे मान लो सड़क का निर्माण करवाना होता है, इस प्रकार के सारे कार्य होते हैं। तो एक बार ध्यान से समझिए कि कोई भी सरकारी अथवा गैर सरकारी प्रतिष्ठान के द्वारा अपने किसी निर्माण कार्य को संपन्न करवाने या फिर सामान की आपूर्ति करने आदि के लिए उक्त कार्य, मतलब ये जो कार्य आपने बताया, उस कार्य को कर सकने वाले व्यक्तियों की सूचनार्थ, मतलब उन लोगों को सूचना पहुंचाओ कि भाई हमें ये काम करवाना है, तो उनकी सूचनार्थ समाचार पत्र आदि में जो आमंत्रण प्रकाशित किए जाते हैं वो निविदा कहलाती है। अब समझ में आ चुका होगा कि निविदा होती क्या है। अब जब निविदा आपको समझ में आ गया कि भाई ये निविदा कहलाती है, तो जब हम निविदा लिखते हैं, जो प्रकाशित करेंगे हम, उस निविदा में क्या क्या चीजें हम लिखेंगे, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है। कुछ ऐसी चीजें होती है जिनका ध्यान आपको रखना पड़ता है। सबसे पहले जो निविदा होती है ना, उसमें ऊपर कार्यालय का नाम और पता लिखा जाता है। तो हेडिंग जहां पे हम लिखेंगे निविदा, उसमें सबसे ऊपर आपको निविदा नहीं लिखना है, ध्यान रखना। वहां पे हम क्या लिखेंगे, वहां पे ऊपर पहले तो राजस्थान सरकार आएगा, जैसा हमने अर्ध सरकारी पत्र में भी लिखा था। तो आपको सेंटर में जो आपका पेज होगा कॉपी का, जो वहां पे सेंटर में आपको लिखना है राजस्थान सरकार। उसके बाद नीचे आप लिखेंगे कार्यालय का नाम। जैसे मान लो विद्यालय के लिए कोई निविदा आपको निविदा जारी करनी है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कार्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ABC, जो भी है ना, अपने अपने स्कूल का नाम आपको, मतलब अपने बोर्ड परीक्षा में आपको अपने स्कूल का नाम नहीं लिखना है, पर ऐसे करके वो कार्यालय का नाम लिखना है, ठीक है ना। परीक्षा में अपनी पहचान उजागर नहीं करें, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट हमने क्या लिखा, कार्यालय का नाम और पता आएगा। पता मतलब वो जो कार्यालय है वो कहाँ पे स्थित है।
उसके बाद जब ये लिख देते हो तो फिर दूसरी चीज होती है, वो होता है हमारा पत्र क्रमांक और फिर होती है दिनांक। तो देखो यहाँ मैं अभी नेक्स्ट पेज पे आपको ये सारी चीजें लिख करके बता दूंगा, एक बार खाली आप समझ लीजिए। दूसरे नंबर पे आपको क्या लिखना है, पत्र क्रमांक। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में पत्र क्रमांक आएगा, राइट साइड में दिनांक आएगी, जैसा हमने पिछले अर्ध सरकारी पत्र में भी देखा था। हालांकि पैटर्न दोनों का फॉर्मेट जो है ना, प्रारूप जो है वो अलग अलग होता है। ये मतलब खाली अर्ध सरकारी पत्र का अलग होता है, बाकी जो हमने देखा अधिसूचना है, निविदा है, ज्ञापन है, उनके सबका एक जैसा होता है। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट आएगा, फिर सेंटर में हम लिखेंगे निविदा सूचना संख्या एवं वर्ष, वो आएगा पत्रांक दिनांक, उसके नीचे सेंटर में फिर ये पॉइंट लिखना आपको तीसरा। फिर चौथा पॉइंट क्या लिखना, ये पॉइंट लिखने के बाद अब हम कार्य का विवरण देंगे, पूरा का पूरा विवरण कि हमारे इस कार्यालय में हमें ये काम करवाना है, इसके लिए इतनी दिनांक से जो है वो आप प्रारूप प्राप्त कर सकते हो, कार्यालय समय में आकर के इतने रुपए आपको जो है वो धरोहर राशि जमा करानी पड़ेगी, उतनी तारीख को निविदा, आप उस तारीख तक निविदा जमा करा दीजिए, सबके सामने इतनी तारीख को निविदाएं खोली जाएगी, निविदाओं को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार निम्न हस्ताक्षरकर्ता को होगा। ये सारा आपको भाषा बना के लिखनी पड़ेगी और वो भाषा मैं आपको अभी बना के दे दूंगा, तो बेस्ट तरीके से आप उसे लिख देना। उसके बाद पांचवा पॉइंट क्या है कि निविदा प्रस्तुत करने की दिनांक और समय, जो मैंने आपको अभी बता दिया, ये ऐसे लिखना होता है। कुछ और पॉइंट हैं वो हम यहाँ देख लेते हैं। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, निविदा खोलने की दिनांक और समय ये भी आपको देना, ये सारा बॉडी में आएगा, जो मेन जो इसका जो भाग होता है ना उसमें आएगा। उसके बाद उसमें अनुमानित राशि भी आएगी, धरोहर राशि आएगी, अनुमानित राशि आएगी, कार्य को पूर्ण करने की समय सीमा क्या है वो आएगी, निविदा प्रपत्र का मूल्य क्या है, ये वो एक फॉर्मेट बनेगा, उस फॉर्मेट में एक टेबल बनेगी, उस टेबल में ये सारी चीजें आएगी। उसके बाद धरोहर राशि और उसे जमा कराने का तरीका क्या रहेगा, और अंत में निविदा जारी करने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम सहित उसके हस्ताक्षर होते हैं। ये राइट साइड में नीचे लेफ्ट यहाँ पे होता है राइट साइड में। तो इस तरीके से ये तो कुछ चीजें हुई जो आपको ध्यान रखनी है। अब देखो चीजें रटने से याद होती नहीं है, नियम कभी रटने से याद नहीं होते, उन्हें तो जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तभी पता चलेगा कि ये फॉर्मेट क्या है, पैटर्न क्या है, निविदा कैसे लिखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एक प्रश्न कि मान लीजिए प्रश्न कैसा आएगा। पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई निविदा का प्रश्न एग्जाम में कैसे आएगा। तो एक प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल कि कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक बीकानेर की ओर से अपने कार्यालय में आवश्यक सामग्री खरीदने हेतु एक निविदा प्रारूप लिखिए। तो अब आपको यहाँ पे क्या समझ में आया कि भाई ये एक कार्यालय है और इस कार्यालय में कुछ सामान मंगवाना है। तो कार्यालय सामान क्या करेगा, खुद जाके नहीं खरीदेगा, ये सामान की आपूर्ति करने वाली जो फर्म है, क्योंकि फर्म कोई एक तो होगी नहीं, कई सारी होगी, तो उनको ये पता चले कि भाई इस कार्यालय में इतना इतना सामान इनको लेना है, तो वो समाचार पत्र में जब ये लोग पढ़ेंगे ना उसको, तो वो आएंगे वहाँ पे कार्यालय में, इस जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में, यहाँ आकर के अपना प्रारूप प्राप्त करेंगे और फिर वो अपनी अपनी कोटेशन देंगे कि भाई हम जो है इस तरीके से आपको इतने रुपए में देंगे और ये सारी चीजें। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान में रख करके लिखना है। तो अब आपको समझ में आया, प्रश्न अगर ऐसा आया है तो अब हम लिखेंगे कैसे। तो देखो इसका प्रारूप ऐसे बनेगा कि सबसे पहले हम करेंगे, लिखेंगे ऊपर सेंटर में राजस्थान सरकार। अब ये एक बात तो ध्यान रखना कि चाहे कोई भी प्रारूप हो, चाहे अधिसूचना हो, ज्ञापन हो, निविदा हो, अर्ध सरकारी पत्र हो, आपका कुछ भी हो, आपको सेंटर में सबसे टॉप में ऊपर लिखना है राजस्थान सरकार। ठीक है, आप ये तो लिखेंगे राजस्थान सरकार। इसके बाद में नीचे देखो, अभी हमने जो पहला पॉइंट लिखा था कि उसके बाद हम लिखेंगे कार्यालय का नाम और पता। तो जो भी कार्यालय निविदा जारी कर रहा है वो अपना नाम लिखेगा। तो यहाँ पे सेंटर में रहेगा, ध्यान रखना ये भी, जस्ट इसके नीचे वाली लाइन में यहाँ पे लिखेंगे कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक बीकानेर। अभी हमने देखो प्रश्न में क्या पढ़ा था कि ये कार्यालय है, तो हमने पॉइंट में क्या लिखना है, इस कार्यालय का नाम लिखा। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। मैं यहाँ पे क्रम संख्या लिख रहा हूँ, याद करने के लिए ध्यान रखना, परीक्षा में आप ऐसे लिखना मत, परीक्षा में आपको ऐसे पॉइंट 1 पॉइंट 2 करके नहीं लिखना है। अभी याद करने के लिए मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ कि पॉइंट 1 में हम लिखेंगे कार्यालय का नाम और पता। दूसरा जो हमारा पॉइंट होगा उसमें हम लिखेंगे लेफ्ट साइड में क्रमांक और राइट साइड में दिनांक। तो यहाँ पे देखो हमने लिखा है ये क्रमांक। अब ये क्रमांक इतना बड़ा कैसे लिखा है इसको मैं अभी बाद में समझाता हूँ, पहले इतना सा ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्रमांक रहेगा और यहाँ पे रहेगी दिनांक। अब उसके बाद में जब ये 2 पॉइंट लिख देते हैं तो हमारा तीसरा पॉइंट यहाँ पे रहेगा और वो बीच में हम लिखेंगे निविदा सूचना संख्या एवं वर्ष। अब यहाँ पे ये चीज
ये और ये चीज़ थोड़ी देर के लिए आप लोग इसे छोड़ दीजिए, मैं भी आपको समझा दूंगा यहाँ पे ये कैसे करना है। तो अब देखो 3 पॉइंट हो गए, हमने 3 पॉइंट समझे। क्या समझा? पहले कार्यालय का नाम, दूसरे पे पत्र क्रमांक और दिनांक, और तीसरे में निविदा सूचना संख्या। आप खाली निविदा भी लिख सकते हो, डायरेक्ट अगर निविदा भी लिख देते हो तो चलेगा, है ना, निविदा तो भी चल जाएगा। लेकिन अगर पूरा लिखते हो निविदा सूचना संख्या और वर्ष तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, बाकी केवल निविदा भी आपका चल जाएगा। तो ये हमने लिखा। अब देखो चूंकि पेज छोटा है ना, इसलिए मैं आपको टुकड़ों टुकड़ों में समझा रहा हूं। आपको क्या करना है, कॉपी के फ्रेश पेज से, फ्रेश पेज का मतलब समझते हो ना, ऊपर से आपको लिखना है और एक ही पेज में कोशिश करें कि आप लोग एक ही पेज में इसको कंप्लीट लिख लें। तो ये लिखे, यहां तक लिखा। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो अब हमारा जो मुख्य भाग होता है जहां पे हम पूरा विवरण देंगे वो भाग शुरू होता है, और वहां पे हम लिखेंगे कि राजस्थान के राज्यपाल महोदय की आज्ञा से, और फिर उसका विवरण देंगे ये। तो क्या क्या हमें सामान मंगवाना था उसका हमें पूरी जानकारी देनी है। अब आगे बढ़ने से पहले मैंने ये कहा था कि मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि ये हमने क्रमांक इतना बड़ा कैसे लिखा है। तो देखो क्रमांक में होता क्या है, ये सारी चीजें समझते चलिए, एक एक चीज समझते जाएंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो और अब देखो कि जो कार्यालय का नाम होता है ना, उस कार्यालय के नाम के जो शब्द होते हैं उस प्रत्येक शब्द का पहला पहला अक्षर लिया जाता है। अब आप चाहो ना तो खाली इतना भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ क्रमांक लिखा और आप क्रमांक में जैसे यहाँ पे ये 1011 मैंने लिखा है, आप ये पूरा न लिखो और खाली इतना ही अगर लिख दो तब भी चल जाएगा। और अब ये कहाँ से लाया, तो ये आप अपनी इच्छा से कुछ भी लिख सकते हो। एक्चुअली ये होता क्या है कि जो कोई भी कार्यालय होता है उस कार्यालय में एक जावक रजिस्टर होता है, एक आवक रजिस्टर होता है। तो उसमें जो भी पत्र जाता है ना कार्यालय से बाहर, जो किसी दूसरे कार्यालय को भेजा जाता है, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है वहां पे। तो रिकॉर्ड में क्रम संख्या से चलता है, 1 2 3 4 1 से शुरू होता है। तो वहां पे ये क्रम संख्या कितनी है तो वो क्रम संख्या यहाँ लिखी जाती है। जरूरी नहीं कि आप यही लिखो या फिर आप कंफ्यूज हो जाओ कि ये कहाँ से लाए। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए। क्रमांक आप 01 लिख दीजिए, आप चाहो तो क्रमांक यहाँ पे 151 लिख दीजिए। तो ये आप अपने हिसाब से लिख देना, ठीक है, ये वाला। तो अगर आप चाहोगे नहीं हम भी इतना पूरा लिखें, यहां से यहां तक हम भी लिखेंगे, तो बिल्कुल लिख सकते हो। तो वो कैसे लिखना मैं बता देता हूं कि जो कार्यालय का नाम होता है, कार्यालय के नाम का जो प्रत्येक अक्षर है, उस अक्षर का जो कार्यालय के नाम का प्रत्येक शब्द है, उस प्रत्येक शब्द का जो पहला अक्षर है वो पहला अक्षर आपको यहां पे लेना है। तो देखो जैसे जिला है तो हमने जी ले लिया जिला का, फिर शिक्षा का हमने सी ले लिया, और उसके बाद अधिकारी का हमने अ ले लिया। तो ये हो गया जी सी अ। और अब इसमें यहाँ पे है ना, ध्यान रखना, लाइन बिल्कुल ऐसे एक साथ लिखना है, इसको अलग अलग नहीं लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे। ये जी लिखा, उसके बाद फिर हम सी लिखेंगे और उसके बाद हम अ लिखेंगे, और ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि इनको एक साथ लिखना है, ठीक है, एक ही लाइन रहेगी इनके सबके ऊपर। फिर अपन ये करेंगे, ऐसे एक ऐसी आड़ी एक लाइन खींचते हैं बड़े से, और फिर लिखते हैं यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माध्यमिक बीकानेर है तो बीकानेर पूरा लिखो तब भी चलेगा, और अगर पूरा नहीं लिखते तो आप बीका इतना भी लिख सकते हो। मान लो जोधपुर है तो जोध इतना लिख सकते हो, अगर जयपुर है तो जय ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमने लिखा बीका, फिर एक लाइन खींची। अब यहाँ पे सत्र लिखा जाता है, जैसे अभी सत्र 2023-24 चल रहा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे सत्र 2023-24। क्यों? क्योंकि सत्र वाइज ये निविदा जारी होती है। जैसे मान लीजिए नेक्स्ट सत्र आएगा 24-25, तो 24-25 की निविदा है कि 23 की 22-23 की है कि 23-24 की कब की है, इससे पता चलता है। और फिर वो एंड में लिखा जाता है ये क्रमांक। तो ये आप इस तरीके से क्रमांक लिखेंगे, फिर यहाँ पे थोड़ा सा इस पे देंगे, यहाँ पे दिनांक लिखेंगे, और जो तारीख को आप निविदा जारी करें वो तारीख आप अपने हिसाब से लिख दीजिए। आप चाहो तो अपने एग्जाम, जिस तारीख को आपका एग्जाम है वो तारीख यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया ये आपका। अब यहाँ पे जब आते हैं तो लिखा है कि भाई निविदा सूचना संख्या 1 और वर्ष 2023-24। भाई सत्र हमने यहाँ लिखा है ना 2023-24, तो वो का वो सत्र तो हमें यहाँ पे लिखना है कि इस सत्र की हमारी ये पहली निविदा है। अगर मान लीजिए किसी सत्र में किसी कार्यालय को 5 निविदाएं भी जारी करनी पड़े, अगर 5वीं है क्रम से तो यहाँ पे वो 5 लिखेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे 10वीं निविदा है तो यहाँ पे 10 लिखेंगे। अगर आप कि पहली निविदा है तो आप यहाँ पे 1 लिखेंगे। तो इसलिए हमने ये लिखा है 1, और ये हमारा हो गया सत्र। इससे पता चलता है कि कौन से सत्र की कौन सी निविदा है। आया समझ में? अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमें पूरा विवरण देना है। तो विवरण कैसे देंगे? विवरण इस तरीके से लिखना है, आप ये भाषा समझ लीजिए, अच्छी तरह से याद कर लीजिए। आपको बीच में थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज करनी पड़ेगी। अगर नहीं भी करते और ये कि ये पूरी लिख देते हो तब भी चल जाएगा। अगर टॉपिक आपका सेम आता है तो समझना पड़ेगा कि आपका कार्यालय का नाम हो सकता है चेंज हो जाए, सामग्री अगर वहां पे नाम देते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप अपने हिसाब से लिखनी है, तब तो आप ये का ये पूरा लिख देना एग्जाम में।
तो अब देखो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, पर फिर भी अगर आप नहीं समझ पा रहे हो, अगर कोई भी डिफिकल्टी आपकी रहती है, अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा। हम आज इसमें एक प्रारूप करेंगे, और अगर मान लीजिए आपको और ज्यादा आवश्यकता है कि एक और प्रारूप किया जाए, तब भी आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं इसका एक और प्रारूप निविदा का दूसरा एक एग्जाम्पल लेकर के अच्छी तरह से समझा दूंगा। तो प्रत्येक के अगर दो दो समझ लेते हो ना, तो आपके सारे टॉपिक जो है वो कवर हो जाएंगे। तो अब यहां पे देखो, हम लिखेंगे कि राजस्थान के राज्यपाल की ओर से निम्न हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में। अब ये निम्न हस्ताक्षरकर्ता कौन है? निम्न हस्ताक्षर मतलब जिसके हस्ताक्षर नीचे किए हुए, नीचे अभी नेक्स्ट पेज पे अपन चलेंगे तो वहां पे इसके हस्ताक्षर मिलेंगे। तो उस हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में, कार्यालय कौन सा है वहां पे भी कार्यालय का नाम आएगा, नीचे आपको लिखना पड़ेगा, जहां पे हस्ताक्षर जो अधिकारी होता है वो अपना हस्ताक्षर करता है, वहां पे सील होती है, और या फिर ऊपर जो नाम दिया हुआ है, तो उस के कार्यालय में निम्न। अब यहां पे मतलब ये कार्यालय नहीं लिखना है कि इस कार्यालय में, मतलब आप सीधा लिख दिए इनके कार्यालय में निम्नलिखित सामान की आपूर्ति हेतु। अब निम्नलिखित सामान कौन सा है, तो ये पहले इतना लिखने के बाद फिर हम यहाँ पे सामान का विवरण देंगे कि हमें कौन कौन सा सामान मंगवाना है, हमें कौन कौन से सामान की जरूरत है, हमें कौन सा कार्य करवाना है, उसका हम यहाँ टेबल बना के एक विवरण देते हैं। तो वो टेबल नेक्स्ट पेज पे बनी हुई है। तो हम लिखेंगे कि निम्नलिखित सामान की आपूर्ति हेतु मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। आपको अखबार में देना है ताकि उन लोगों को पता चले जो लोग ये काम कर सकते हैं कि भाई हमें निविदाएं आमंत्रित कर रहे हैं। इस हेतु प्रपत्र, अब जो ये जो निविदाएं आमंत्रित कर रहे हैं इसका एक प्रपत्र पहले आपको ले जाना पड़ेगा। तो वो प्रपत्र कहाँ मिलेगा? वो प्रपत्र हमारे कार्यालय में मिलेगा। तो वो कार्यालय में प्रपत्र आप कब ले जा सकते हो, कितनी तारीख से कितनी तारीख के बीच ले जाओगे, उसको भरोगे, भरने के बाद वापस जमा कराओगे। तो जमा कराने की भी एक तारीख होती है और उसकी राशि भी होती है, वो सारी जमा करानी पड़ेगी। तो क्या लिखा है कि इस प्रपत्र को दिनांक 20 अप्रैल 2024 को 3 बजे अपराह्न तक कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। मतलब जो भी व्यक्ति इच्छुक है वो इस तारीख को इतने समय से पहले प्रपत्र ले जाए, उसे प्राप्त कर ले और भर करके वापस 5 दिन का समय देना है उनको। भर करके दिनांक 5/2 को आप 7/2 जो भी अपने हिसाब से आप कुछ भी दे सकते हो, ऐसा नियम नहीं है कि हम 5 दिन का ही समय देंगे। तो भर करके 25 अप्रैल 2024 को 3 बजे अपराह्न तक बंद लिफाफे में कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। तो ले जाएं और फिर भरें, 4, 5, 7 दिन का 10 दिन का टाइम मिलेगा, भर करके आप फिर से कार्यालय में जमा करा दें। जितने भी प्रपत्र जाएंगे और वापस भर करके उसमें से अगर सारे वापस आते हैं तब भी ठीक है, और जितने भी आते हैं वो सारे के सारे प्रपत्र फिर क्या होगा 25 तक जमा कराना है, और 25 को भी 3 बजे तक ध्यान रखना है। टाइम लिखा है इसका मतलब फिक्स है, उसके बाद अगर कोई आया प्रपत्र तो वो जमा नहीं किया जाएगा। ये सारी चीजें अपन शर्तों में लिखेंगे, नीचे शर्तें लिखनी पड़ती है इसमें। अब जो 25 तक जितने भी जमा हुए वो प्रपत्र क्या होगा, दिनांक 28 अप्रैल 2024 को 4 बजे समय दे दिया है। आप सभी वापस सब लोग आइएगा उस दिन 4 बजे अपराह्न उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष, मतलब जो भी आप सब लोग आओगे उनके सामने ओपनली खुले तौर पर वो निविदाएं खोली जाएगी। सामान के बारे में पूर्ण विवरण किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में निविदा शुल्क जमा करके कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कब खोली जाएगी ये भी हमने दे दिया, कब तक जमा करानी ये भी दे दिया, कब तक प्रपत्र ले जाना ये भी इसमें सारा लिख दिया, और विवरण क्या क्या है कि सामान कौन कौन सा हमें जो मंगवाना है वो भी आप कार्यालय से कभी भी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो, अब जो हम टेबल बनाएंगे वो टेबल आपको ऐसे बनानी है, ये क्रम से मैं चल रहा हूँ, नेक्स्ट एक एक चीज सारी आपको ध्यान रखना है। तो अब देखो वो सामान क्या क्या मंगवाना है, तो सामान मंगवाने के लिए हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी। तो आप ये टेबल बनाइए। इस टेबल में आपको इस साइड तो 6 कॉलम रहते हैं, है ना, यहाँ पे 6 कॉलम रहेंगे। जैसे मान लीजिए ये पहला कॉलम हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा कॉलम है, ये चौथा है, ये 5वां है और ये छठा है। ये परीक्षा में आपको ऐसे लगाना नहीं, अभी मैं आपको समझा रहा हूं, इसलिए मतलब आपको ये 6 बनाने, 1 2 3 4 5 ऐसे 6 आपको इधर कॉलम बनाने हैं, ठीक है। और फिर क्या करना है, ऐसे नीचे कितने कॉलम बनाएंगे, नीचे जितना सामान मंगवाना है उतने बना सकते हैं। अगर मान लो आपको एक ही सामान मंगवाना है तो खाली एक ही रहेगा ये, बस ये नीचे वाले नहीं रहेंगे। अगर आपको 2 आइटम मंगवानी है तो 2 आइटम रहेगी। अगर आपको 5 आइटम मंगवानी है तो फिर ऐसे 5 नीचे 5 कॉलम बनेंगे। तो नीचे तो जितने आइटम मंगवानी उतने कॉलम बनते हैं, लेकिन इस साइड में ऐसे 6 बनते हैं, ठीक है। अब 6 में लिखेंगे क्या क्या, सबसे पहले में हम लिखेंगे क्रम संख्या,
यहाँ पे क्रम संख्या रहेगी, तो क्रम संख्या ऐसे कि कितना आइटम मंगवा रहे हैं हम, तो 1 2 3 4 ऐसे जाएंगे हम नीचे। यहाँ पर रहेगा सामान का विवरण कि कौन सा सामान मंगवाना है, वो अपन इस कॉलम में लिखेंगे। उस सामान की अनुमानित राशि जो लाखों रुपए में रहेगी वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तीसरा कॉलम रहेगा धरोहर राशि, मतलब ये 3 लाख रुपए की सामग्री हम कार्यालय में मंगवाना चाहते हैं, मतलब ये 3 लाख रुपए कार्यालय देगा। लेकिन जो आपको अगर मान लो निविदा जारी की जाती है कि भाई आप ये जो है वो सामान लाइए, तो उसके लिए आपको पहले धरोहर राशि जमा करानी पड़ेगी 6,000 रुपये कार्यालय को। तो वो धरोहर राशि कितनी रहेगी वो भी इसमें आपको लिखना पड़ेगा पहले, ठीक है। उसके बाद निविदा शुल्क, अब जो वो प्रपत्र जब लेने आएंगे ना, तो प्रपत्र का कितना रुपया आप फीस लोगे, तो वो भी आपको इसमें लिखनी पड़ेगी। और फिर ये सामान जो है ना, आप कितने समय में कार्यालय में जमा कराने की इच्छा रखते हो कि भाई वो सामने वाला जो भी व्यक्ति है वो कितने समय में, तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से समय दे दीजिए। अगर कोई बड़ा कार्य है तो आप 2 महीने दे दीजिए, मतलब यहाँ पे जैसे कंप्यूटर खरीदे ना, तो आप 15 दिन का समय भी दे सकते हैं, जरूर नहीं 2 महीने का दो, आप चाहो तो यहाँ पे 15 दिन दे सकते हो समय, ठीक है। तो अब देखो फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें कंप्यूटर मंगवाना है, तो कंप्यूटर कितने मंगवाने, 1 मंगवाना है, 2 मंगवाने हैं, 5 मंगवाने हैं, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमें कंप्यूटर मंगवाने हैं। अनुमानित राशि कितनी रहेगी कंप्यूटर का, 3 लाख रुपए, यहाँ पे देखो लाखों में लिखा हुआ है, तो ये बात भी ध्यान रखना। धरोहर राशि 6,000 रुपये, निविदा शुल्क 100 रुपये, अवधि 15 दिन। दूसरे हमें प्रिंटर भी मंगवाना है साथ में, तो प्रिंटर कितने मंगवाने वो भी हम यहाँ पे लिखेंगे। इसकी अनुमानित राशि कितनी रहेगी, मतलब हमें 1 लाख रुपए के प्रिंटर कार्यालय में चाहिए है, तो 1 लाख रुपए के प्रिंटर हम कार्यालय में खरीदेंगे, तो पहले आप 2,000 रुपये कार्यालय में जमा करा दीजिए धरोहर के रूप में। धरोहर का मतलब समझते हो ना, पहले एडवांस जमा कर दो, कि ऐसा नहीं है कि आप निविदा ले लो और फिर भाग जाओ, तो आपके 2,000 रुपये कार्यालय में रहेंगे। जब आप काम पूरा करके उस निर्धारित समय में जब आप काम पूरा करके दे देते हो, तो आपको 1 लाख रुपए का भुगतान कर दिया जाएगा कार्यालय से, ठीक है। इसके जो प्रपत्र का शुल्क रहेगा वो 50 रुपये, और यहाँ भी आप अपने हिसाब से समय दे दीजिए कि भाई इतने समय में इतने दिन में आप ये प्रिंटर लाके जमा करा दीजिए। और दूसरे ये भी है कि जरूर नहीं ये सारी सामग्री एक ही व्यक्ति या एक ही फर्म जमा करावे, अलग अलग भी करा सकती है, बट हमें फॉर्मेट इस रूप में लिखना है कि हमें ये सामग्री की आवश्यकता है। उसके बाद मान लो स्टेशनरी सामग्री आपको मंगवानी है, या ये इतनी सारी भी मंगवानी है और इसमें से कोई एक भी मंगवा सकते हो, तो आपको ऐसे ऐसे ये सारा विवरण लिखना है। तो ये पूरा विवरण लिखा, उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे जब हम जाते हैं, तो अब नीचे जब आपको वो जो फॉर्मेट आपने लिखा है ना, उस फॉर्मेट के नीचे यहाँ पे आप नीचे लिखेंगे आवश्यक शर्त है। तो वो आवश्यक शर्तें इस प्रकार होती है, ये शर्तें लिखना बहुत जरूरी, ध्यान रखना। निविदा में शर्तें लिखी जाती है, क्या शर्तें, कि पहली तो ये है कि सशर्त निविदाएं मान्य नहीं होगी। अगर मान लो निविदा दाता जो होते हैं वो अपनी कोई शर्त लगा सकते हैं कि भाई मेरी ये शर्त रहेगी, आप साफ साफ लिख दीजिए कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी, जो शर्त है वो केवल कार्यालय की रहेगी, निविदा दाताओं की किसी भी शर्त को हम नहीं मानेंगे। दूसरा क्या है कि तार द्वारा प्राप्त निविदा और विलंब से प्राप्त निविदाएं मान्य नहीं होगी, मतलब व्यक्तिगत आपको आकर के कार्यालय में जमा करानी पड़ेगी निविदा, ध्यान रखना। अगर कोई डाक से भेजता है तो हम नहीं लेंगे। जो समय हमने निर्धारित किया है ना, जैसे हमने उस दिन 25 तारीख 3 बजे तक निर्धारित किया है, तो उस तारीख तक 3 बजे तक निविदा उसमें कार्यालय में आ जानी चाहिए। उसके बाद अगर कोई 4 बजे भी आई तो हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। ये शर्तें आपको लिख देनी, ताकि बाद में कोई विवाद नहीं हो, बाद में कोर्ट कचहरी का मामला नहीं बने, ये सारी चीजें आपको लिखनी। फिर देखो क्या होता है कि बिना कारण बताए, ये पॉइंट अंत में लिखना। और भी शर्त अगर आप इसमें जोड़ना चाहते हो तो अपने हिसाब से जोड़ सकते हो, लेकिन अंत में ये तो जरूर जोड़ना कि बिना कारण बताए भी किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार निम्न हस्ताक्षरकर्ता को है। तो ये लिखने के बाद में अब जो अधिकारी है ना, वो यहाँ पे राइट साइड में अपना यहाँ पे हस्ताक्षर करेगा, अपना नाम लिखेगा और अपने कार्यालय का नाम लिखेगा। तो वो कैसे, देखो यहाँ जगह नहीं है तो मैंने नीचे लिखा है, तो आपको इस तरीके से यहाँ पे लास्ट में सबसे एंड में फिर इस तरीके से रहेगा, यहाँ पे हस्ताक्षर, यहाँ पे उसके कार्यालय का नाम, और ये, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने देखा निविदा का प्रपत्र। अब मैं थोड़ा सा आपको व्यवस्थित तरीके से एक बार फिर से समझा देता हूं, हल्का सा हम इसको समझेंगे एक प्रारूप के तहत कि हमें कैसे जो है वो इसको लिखना है। तो देखो निविदा के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे राजस्थान सरकार, ठीक है। ये हमने लिख दिया यहाँ पे सेंटर में राजस्थान सरकार। और मैं बार बार बता रहा हूँ, कोई भी प्रारूप क्यों नहीं हो, भले चाहे अधिसूचना हो, चाहे ज्ञापन हो, चाहे कुछ भी हो, हम सेंटर में लिखेंगे राजस्थान सरकार। इसके बाद हम लिखेंगे कार्यालय का नाम, ये हमारा यहाँ पे आएगा सेंटर में, इसके नीचे कार्यालय का नाम।
तो ये कार्यालय का नाम हम यहाँ पे लिखेंगे। निविदा की बात करें फिलहाल हम, इधर हम लिखेंगे पत्रांक या क्रमांक, है ना, पत्रांक या क्रमांक एक ही बात होती है, पत्र क्रमांक। और पत्र क्रमांक में जो कार्यालय का नाम आया है उस कार्यालय के नाम के हिसाब से जो है वो हमें यहाँ पे पत्र क्रमांक लिखना है। और अब इधर लिखेंगे हम दिनांक, और दिनांक का ध्यान रखना कि जिस तारीख को आपका एग्जाम है वो तारीख आप यहाँ पे लिख दीजिए। इसके बाद हम लिखेंगे निविदा सूचना संख्या एवं वर्ष। निविदा सूचना संख्या एवं वर्ष, ठीक है ना, एवं वर्ष, ये आपको लिखना है। ये लिखने के बाद में अब यहाँ से हम पूरा विवरण लिखेंगे, ये 1 लाइन, ये 2 लाइन, ये 3 लाइन, आप यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमने पूरा विवरण लिख दिया। उसके बाद आप टेबल बना करके यहाँ पे अपना पूरा विवरण दे देना, सामान जो मंगवाना है, सामग्री मंगवानी है, और एंड में अधिकारी यहाँ पे अपने हस्ताक्षर करेगा, है ना, ये हस्ताक्षर, और ये उनका यहाँ पे उनका कार्यालय का नाम आएगा, ठीक है, ये कार्यालय का नाम आएगा। तो ये है एक फॉर्मेट किसका, निविदा का। तो हमने बहुत अच्छी तरह से आपको समझाने का प्रयास किया है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, अगर आपको समझ में नहीं आया, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, करने वाले हैं। अब देखो, अगर मान लीजिए आपको एक प्रश्न दिया जाए और उस प्रश्न के आधार पर आपको लिखना पड़े ज्ञापन, तो पहले हम एक ज्ञापन का एक प्रारूप देख लेते हैं, और नहीं, पहले एक उदाहरण देख लेते हैं और फिर हम देखेंगे इसका प्रारूप की कैसे होता है। तो यहाँ पे देखो एक प्रश्न लिखा हुआ है कि संस्था प्रधान की ओर से, मतलब आप एक संस्था प्रधान है, एक विद्यालय के एक प्राचार्य हैं, पुलिस अधीक्षक यातायात को एक उचित प्रारूप में पत्र लिखिए। तो आपको एक पत्र लिखना है, एक प्रारूप में, जो फिक्स प्रारूप होता है उसमें क्या लिखना है, जिसमें अपने विद्यालय परिसर में विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षु अनुज्ञप्ति पत्र शिविर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लर्निंग लाइसेंस कैंप लगाने का अनुरोध किया गया हो। मतलब क्या है कि आपके विद्यालय में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उन विद्यार्थियों को लर्निंग लाइसेंस बनाना है। तो आप जो पुलिस अधीक्षक हैं उनको एक पत्र लिखें, जिसमें उनसे निवेदन करें कि आपके विद्यालय में वो एक कैंप लगा दें, ताकि इन समस्त विद्यार्थियों को वहाँ तक जाना नहीं पड़ेगा, और उन समस्त बच्चों का एक लर्निंग लाइसेंस उस कैंप में, सभी का जो है वो लर्निंग लाइसेंस अपना अपना अलग अलग बन जाए। तो ये जब आपको इस तरीके से समझ में आया, तो आपको लिखना है ज्ञापन। और ज्ञापन जब लिखते हैं तो यहाँ पे जैसे हमने बाकी जितने भी पत्र और प्रारूप देखे थे उसमें भी और इसमें भी जो एक फिक्स पैटर्न होता है वो ये होता है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, पत्रांक आता है, पत्रांक इस साइड में, लेफ्ट साइड में पत्रांक आता है। यहाँ से ये प्रश्न कंप्लीट हुआ, ये प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ, और अब यहाँ से हम उत्तर लिखना शुरू करते हैं। तो आप जब कॉपी में आंसर लिखें तो यहाँ पर आप लिखेंगे उत्तर लिख करके, चूंकि हमें एक ज्ञापन लिखना है तो हम सेंटर में यहाँ पे तो लिख देंगे ज्ञापन, ठीक है। क्योंकि बाकी जितने भी प्रारूप लिखते हैं उसमें भी जैसे निविदा है तो हम यहाँ पे निविदा लिखते हैं, विज्ञप्ति है तो हम यहाँ पे विज्ञप्ति लिखते हैं, लेकिन उसमें यह था कि हम नीचे लिखते थे पत्रांक और दिनांक के नीचे, यहाँ पे आप सेंटर में ज्ञापन लिख दीजिए। उसके बाद हम लिखेंगे पत्रांक। तो पत्रांक में चूंकि देखो हमारा सत्र है 2023-24, तो सबसे पहले हमने लिखा 2023-24 और स्लैश करके ये हमारा क्रमांक हो गया 185। ये आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख दीजिए, जरूरी नहीं कि आपको कौन सा लिखना है, ठीक है। किसी भी कार्यालय में जो आउटवर्ड रजिस्टर होता है उसमें जो एंट्री की जाती है, किस क्रमांक पर एंट्री की गई है, वो यहाँ पे लिखा जाता है। तो आप अपने हिसाब से चाहो तो यहाँ पे 1 लिखो, चाहो तो यहाँ पे 1001 लिखो, जो भी आपकी इच्छा है। और सत्र लिखा जाता है कि ये क्रमांक किस सत्र का है, 23-24 का है, 24-25 का है, जो भी है। और फिर इसी की सीध में, इसी लाइन में आपको यहाँ पे लिखना है दिनांक। तो जो भी तारीख आप लिखें, आप जिस दिन आपका एग्जाम है वो तारीख यहाँ पे लिख दीजिए। इसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे, अब जिनको पत्र लिखना है उनका यहाँ पे एड्रेस लिखा जाएगा। तो पत्र यहाँ पे देखो लिखा हुआ है आपको कि किसको लिखना है, पुलिस अधीक्षक यातायात को। तो आप लिखेंगे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, यातायात पुलिस जालोर, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे लिख दिया। मान लीजिए आपको जालोर के पुलिस अधीक्षक महोदय को लिखना है। उसके बाद इसमें विषय लिखा जाता है, ध्यान रखना, क्योंकि अलग अलग प्रारूप में ये तो इतना तो पैटर्न फिक्स रहता है, क्रमांक आता है, दिनांक आता है, लेकिन चूंकि ज्ञापन है और ज्ञापन में यहाँ पे आप लिखेंगे विषय कि भाई किस बारे में आप लिख रहे हैं। तो आप लिखेंगे कि विद्यार्थियों के लिए लर्निंग लाइसेंस कैंप लगवाने के संबंध में।
तो अब इस संबंध में आप लिखें तो अब उसके बाद में देखो यहाँ पे इस तरीके से आपको ये तो शुरुआत में हो गया, विषय तक हमने लिखा, और अब इसको जो मेन बॉडी आएगी वो इस प्रकार हम लिखेंगे। आप लिखेंगे महोदय निवेदन है कि इस वर्ष हमारे विद्यालय में आसपास के क्षेत्रों से अनेक छात्रों ने उच्च कक्षाओं में प्रवेश लिया है। ये सभी नव प्रवेशार्थी वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के इच्छुक हैं, परंतु मुख्य परिवहन कार्यालय दूर होने से लर्निंग लाइसेंस नहीं बनवा पा रहे हैं, क्योंकि वहां तक आना जाना बच्चों के लिए संभव नहीं हो पा रहा है। विद्यालय भी रेगुलर चल रहा है स्कूल, और यदि इस संबंध में हमारे विद्यालय परिसर में ही एक कैंप लगवा करके यह कार्य किया जाए तो सभी को सुविधा होगी। तो वो जब आप इनसे निवेदन करते हैं तो वो अपनी एक टीम भेजेंगे अपने विद्यालय में, वहां एक ही दिन में सभी बच्चों का जो है वो लर्निंग लाइसेंस बन जाएगा। आगे क्या लिखा है, अतः आपसे प्रार्थना है कि परिवहन विभाग को निर्देश देकर हमारे विद्यालय में प्रशिक्षु चालक अनुज्ञप्ति पत्र, आप हिंदी में इंग्लिश में लिख सकते हैं लर्निंग लाइसेंस कैंप, हेतु शिविर लगवाने की कृपा करें। इसके लिए संस्था की ओर से पूर्ण सहयोग दिया जाएगा, हम आपके आभारी रहेंगे। तो ये इतनी सी भाषा आपने इस बीच में लिखनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है धन्यवाद, और अब नीचे यहाँ पे राइट हैंड साइड में कॉर्नर में यहाँ पे जो पत्र लिखा जा रहा है ना, क्योंकि हमने जिनको लिखना है उनका तो एड्रेस यहाँ पे लिखा है, जिनको लिखा जाना है ना, जिनको पत्र लिखना है वो तो हमने यहाँ पे लिख दिया इनको, लेकिन ये पत्र किसकी तरफ से लिखा जा रहा है, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि जिनकी तरफ से लिखा जा रहा है उनका यहाँ पे हम लिखेंगे, ये वो खुद लिखेंगे भवदीय, यहाँ पे लिखेंगे हस्ताक्षर उनके करेंगे, और उसके बाद में यहाँ पे करेंगे हस्ताक्षर, और यहाँ पे वो प्राचार्य हैं, प्रधानाचार्य हैं, अपने स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, यहाँ पे जोधपुर नहीं करेंगे भाई, हम जालोर करेंगे। क्यों करेंगे जालोर, क्योंकि वहां पे हमने जालोर के पुलिस अधीक्षक महोदय को लिखा है, तो ना, तो जिस जिले में विद्यालय है उसी जिले के पुलिस अधीक्षक महोदय को लिख पाएंगे हम, तो इसलिए हमने वहां पे जालोर के पुलिस अधीक्षक महोदय को लिखा है। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे जालोर कि भाई ये विद्यालय हमारा, ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जालोर का, तो इस विद्यालय में वो कैंप लगवाएंगे। तो ये था बिल्कुल सिंपल सा प्रारूप। अब थोड़ा सा आप यहाँ पे देखिए, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे आप कैसे इसको लिखना है। तो जो प्रारूप होगा उसमें प्रश्न दिया हुआ होगा, प्रश्न के बाद में जब यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे तो आप यहाँ पे लिखेंगे उत्तर, ठीक है, यहाँ से आपने लिख दिया उत्तर, और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप लिख देना ज्ञापन, ये आपने लिख दिया ज्ञापन, ठीक है। अब ज्ञापन लिखने के बाद में हम लेफ्ट साइड में यहाँ पे लिखेंगे क्रमांक या पत्रांक, एक ही बात है, आप चाहो तो क्रमांक लिखो, आप चाहो तो पत्रांक लिखो। क्रमांक में हम यहाँ पे लिख देंगे, आप डायरेक्ट भी अगर लिखना चाहो ना, जैसे 1 2 3 4, ये मान लो हमारा क्रमांक हो गया पत्र का, है ना, पत्र क्रमांक लिख सकते हैं, पत्रांक लिख सकते हैं, क्रमांक लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे दिनांक, इसी की सीध में इसी लाइन में लिखेंगे यहाँ पे हम दिनांक। अब दिनांक मान लीजिए जिस दिन आपको अपना एग्जाम में मान लीजिए 6 मार्च को है, तो हम लिखेंगे 6 मार्च 2024, ठीक है, ये हमने लिख दिया, यहाँ पे दिनांक लिख दी। इसके बाद हमें क्योंकि पुलिस अधीक्षक महोदय को लिखना है, तो जिनको लिखना है उनका पता यहाँ पे लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे प्राप्त करने वाले का पता, तो यह हमने उनका पता लिख दिया, ठीक है, ये लिखा। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो विषय, यहाँ पे लिखेंगे विषय, बिल्कुल सिंपल सा पैटर्न है, जो भी विषय रहेगा हमारा वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद देखो हम यहाँ पे जाएंगे, ये हमने इतना सा लिख दिया, और ये लिखने के बाद में विषय लिखा, विषय लिखने के बाद में अब यहाँ पे लिखेंगे हम मेन जो मुख्य संदेश है वो यहाँ से लेकर के और आपको यहाँ तक जो भी है वो लिख देना है ना, ये इसकी हो जाएगी मेन जो है वो बॉडी हो जाएगी हमारे पत्र की। अब नीचे यहाँ पे आपको लिखना है भवदीय यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे आप करेंगे अपने हस्ताक्षर, राइट, और यहाँ पे लिखेंगे प्राचार्य,
और अपने स्कूल का नाम यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सिंपल सा फॉर्मेट होता है, सिंपल सा प्रारूप होता है, बिल्कुल इजी फॉर्मेट है। आप इसे अच्छी तरह से याद करें, अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा। अगर आपको और ज़्यादा एग्जाम्पल की ज़रूरत हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, तो मैं आपको 1 या 2 एग्जाम्पल और लेकर के इसकी एक क्लास में हम इसे देख लेंगे, आ जाएगा। हमने अर्धशासकीय पत्र जो है वो पहले कर चुके हैं। इसके बाद अब यहाँ पर हम करेंगे निविदा भी हम कर चुके हैं। आपने देखा होगा निविदा वाला जो हमने टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद आज हमारा थर्ड है विज्ञप्ति का प्रारूप। तो आइए देखते हैं विज्ञप्ति का प्रारूप, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि विज्ञप्ति कहते किसे हैं, क्यों लिखी जाती है। तो देखो विज्ञप्ति क्या होता है कि विज्ञप्ति शब्द से तात्पर्य है सूचित करने की क्रिया, यानी विज्ञप्ति किसी को ज्ञात कराना, किसी को सूचित करना, किसी चीज के बारे में, किसी आदेश के बारे में, किसी निर्णय के बारे में, आम जनता के लिए जो जरूरी चीज है उसके बारे में। इसमें क्या होता है कि किसी भी सरकारी, इसमें क्या होता है कि सरकारी या गैर सरकारी प्रतिष्ठान जब अपने किसी निर्णय या किसी निश्चय या किसी घोषणा या किसी निर्देश या फिर किसी योजना आदि से संबंधित सूचनाओं को संबंधित व्यक्तियों एवं आम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसे विज्ञप्ति कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी सरकारी कार्यालय अगर कोई ऐसा निर्णय ले रहे हैं, अगर कोई ऐसा आदेश प्रसारित कर रहे हैं जो आम जनता के हित में हो, आम जनता को ध्यान में लाने के लिए जरूरी हो, तो वो जो एक फॉर्मेट तैयार करेंगे और फिर उसे प्रकाशित करवाएंगे समाचार पत्रों में, तो उसे हम विज्ञप्ति कहते हैं। और इसका जो प्रारूप होता है वो बिल्कुल सिंपल सा होता है, जो हमने कल निविदा में देखा था। हालांकि निविदा एक क्या होता है कि एक बहुत ही जटिल टॉपिक होता है। निविदा थोड़ी सी लंबी भी होती है, उसमें टेबल बनानी होती है, तो इसलिए निविदा थोड़ा टफ पड़ता है। लेकिन विज्ञप्ति तो सबसे इजी है, सबसे सरल है। आप देख पा रहे हैं ये जो प्रारूप है, ये प्रारूप क्या हमने एक विज्ञप्ति लिखी हुई है, कितना सिंपल सा है। सिर्फ 2, 3, 4, 5, 6 लाइनें आपको लिखनी होती है और ये अच्छा सा फॉर्मेट होता है। अगर आपने याद कर लिया तो पूरे में से पूरे नंबर आपके आ जाएंगे। अब देखो इसमें क्या करते हैं, हमने जैसे पिछले उसमें निविदा में देखा था कि सबसे ऊपर यहाँ पे हम लिखते हैं राजस्थान सरकार, यहाँ पे हम लिखते हैं राजस्थान सरकार। तो यहाँ पे आपको लिख देना है ऊपर टॉप हेडिंग में राजस्थान सरकार। उसके बाद नीचे आप लिखेंगे कार्यालय का नाम, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है राजस्थान, यहाँ पे लिखा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर। अब इसमें क्या है, प्रश्न में नहीं लिख पाया। प्रश्न ये है कि जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो मार्च जो 2024 की जो बोर्ड की परीक्षा है वो 29 फरवरी से स्टार्ट हो रही है, शुरू होने जा रही है। तो आपको पता है ना, जब जैसे बोर्ड ने जो टाइम टेबल जारी किया था तो वो जो उसके साथ एक विज्ञप्ति जारी होती है कि कब से हो रहा है, तो वही विज्ञप्ति कहलाती है। तो ये सूचित करने के लिए बच्चों को विज्ञप्ति कैसे जारी करते हैं, तो यहाँ पे बोर्ड का कार्यालय का नाम आ गया। उसके बाद लेफ्ट साइड में हम लिखते हैं क्रमांक, इसे हम पत्रांक भी कहते हैं। पत्रांक माने पत्र क्रमांक, या फिर इसे हम क्रमांक भी कहते हैं। और राइट साइड में दिनांक लिखी जाती है। ये बिल्कुल सेम होता है। आप चाहो तो निविदा लिखो, अधिसूचना लिखो, विज्ञप्ति लिखो, ज्ञापन लिखो, सब में सेम होता है, सब में कॉमन होता है। इसलिए ये चीजें याद रखिए। क्या क्या कॉमन होता है, राजस्थान सरकार ऊपर ये कॉमन होता है, नीचे कार्यालय का नाम, ये जो कार्यालय संबंधित कार्यालय उसका नाम लिखा जाता है, ये सबके लिए कॉमन होता है। फिर क्रमांक लिखा जाता है, ये सबके लिए कॉमन होता है। उसके बाद यहाँ पे दिनांक लिखा जाता है, ये भी सबके लिए, सब फॉर्मेट में कॉमन है। और यहाँ पे वो जो विज्ञप्ति है तो विज्ञप्ति लिखेंगे, निविदा है तो निविदा लिखेंगे, ज्ञापन है तो ज्ञापन लिखेंगे। तो ये चीज भी सब में कॉमन होती है। तो ये कॉमन चीजें हमने यहाँ पे लिख दी। आगे समझ में। अब देखो यहां लिखने के बाद में जो विज्ञप्ति होती है उसमें हम यहां से लिखेंगे। विज्ञप्ति में पहले ही कह दिया, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सूचित करने की क्रिया। आपको सूचित करना है। जैसे बोर्ड की परीक्षाएं अगर बोर्ड स्टार्ट कर रहा है तो किसके लिए होती है, विद्यार्थियों के लिए। तो विद्यार्थियों को सूचित करेंगे कि उच्च माध्यमिक परीक्षा 2024 की मुख्य परीक्षाएं 29 फरवरी 2024 से निर्धारित और मान्यता प्राप्त केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। तो पहले से बोर्ड के जो सेंटर्स होते हैं और बोर्ड के द्वारा जो मान्यता प्राप्त केंद्र होते हैं वहीं पर आयोजित की जाती है। तो बोर्ड ने यही लिखा है। कब से स्टार्ट कर रहे हैं, 29 फरवरी से स्टार्ट कर रहे हैं। आगे क्या लिखा है कि परीक्षार्थी अपने प्रवेश पत्र एवं समय सारणी बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर लें। हालांकि ये विद्यार्थी नहीं कर सकते, विद्यालय डाउनलोड करके देते हैं क्योंकि उनका आईडी और पासवर्ड होता है। ठीक है, तो वो विद्यालय देंगे।
तो ये है कि भाई विद्यार्थी अपने विद्यालय में जाकर के जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। अन्य किसी भी प्रकार की सूचना हेतु संबंधित केंद्राधीक्षक से संपर्क करें। तो जो भी विद्यार्थी, और अगर आपको कोई अपने इंफॉर्मेशन के बारे में आपको जानकारी लेनी है, इंफॉर्मेशन लेनी है, तो जो सेंटर सुपरिटेंडेंट होते हैं वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बस इतना सा लिखना है खाली। यहाँ पे अधिकारी अपना हस्ताक्षर करेगा, उसके बाद नीचे अपना नाम लिखेगा, और फिर वो पद क्या है, तो कि बोर्ड के जो बोर्ड के द्वारा जारी किया गया ना, ये सचिव के द्वारा जारी होता है। बोर्ड के जो सचिव होते हैं वो जारी करते हैं, सेक्रेटरी। तो यहाँ पे सचिव लिखा और नीचे इनके कार्यालय का नाम लिखा हुआ है। तो देख लो कितना सिंपल सा फॉर्मेट है। एक और देखते हैं हम, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है, अगर आपको समझ में नहीं आता, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। देखो एक और हम विज्ञप्ति लिखते हैं। मान लीजिए राजस्थान चुनाव आयोग जो है, जो चुनाव आते हैं तो चुनाव से पहले जो मतदाता सूचियां होती है उनको अपडेट करते हैं। साथ ही साथ जिनके परिचय पत्र नहीं बने होते उनके परिचय पत्र बनवाते हैं। जिनके 18 साल की आयु पूरी होती है उनका जो नामावली होती है, इलेक्टोरल जो होते हैं उसमें नाम ऐड करवाए जाते हैं। अगर किसी को संशोधन करवाना है तो संशोधन करवाया जाता है, कोई नाम हटाना है जोड़ना है तो वो किया जाता है। तो ये सारी चीजें की जाती है। उसके लिए चुनाव आयोग जो है वो अपनी तैयारी रखता है और पहले से ही जो है विज्ञप्ति जारी करके आम जनता को सूचित कर लेता है कि भाई ये कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं। तो एक बार फिर से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो ऊपर तो फिर से लिखेंगे हम राजस्थान सरकार, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया हमने राजस्थान सरकार। अब देखो यहाँ पे इसके बाद हमने क्या लिखना है, कार्यालय का नाम लिखना है, जो कि कॉमन होता है। कार्यालय का नाम, पत्रांक, दिनांक और विज्ञप्ति, ये चीज कॉमन है सब में। अधिसूचना सब में मैंने बार बार आपको बता दिया। तो हम कार्यालय लिखेंगे, कार्यालय आयुक्त राजस्थान चुनाव आयोग जयपुर। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे पत्रांक, तो हमने यहाँ पे लिख दिया पत्रांक, और यहाँ पे लिख दिया दिनांक, और यहाँ पे लिख दिया विज्ञप्ति, ठीक है। अब फिर क्या होगा कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, क्योंकि भाई ये तो आम जनता के ध्यान में लाने की बात है, इसलिए सर्वसाधारण को लिखा जाएगा। तो क्या सूचित किया जाता है कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने मतदाता परिचय पत्र की अनिवार्यता, इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का प्रयोग, सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर न लगाने, चुनाव प्रचार हेतु ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग न करने, चुनाव व्यय का हिसाब रखने आदि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सुधार लागू किए हैं। मतलब जो जो काम किए हैं ना, वो सब कुछ आप यहाँ पे लिख दिया। अब इसलिए अतः समस्त प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों और नागरिकों से अपेक्षित सहयोग की आशा की जाती है। भाई आप ये समस्त चीजों को लागू करने में सरकार का सहयोग करेंगे, चुनाव आयोग का सहयोग करेंगे, कि वे उक्त सुधारों की सफल क्रियान्विति में सहयोग प्रदान करेंगे, ताकि राज्य में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करवाए जा सके। बस हस्ताक्षर, नाम, अधिकारी का नाम और अधिकारी का कार्यालय का पता। कितनी सिंपल सी है, बिल्कुल सबसे सरल फॉर्मेट है तो वो है विज्ञप्ति। अधिसूचना भी ऐसा ही है, बिल्कुल सिंपल सा होता है। ज्ञापन तो उससे भी सरल होता है, वो भी अपन करेंगे आने वाली हमारी क्लासेस में, ठीक है। एक और प्रारूप देख लेते हैं, आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाए। आज की इस क्लास में हम टोटली 3 प्रारूप देख रहे हैं विज्ञप्ति का। मान लीजिए राजस्थान लोक सेवा आयोग कोई भर्ती निकाली, ठीक है ना, तो उसके लिए जो विज्ञप्ति जारी होती है तो वो देखते हैं। तो एक बार फिर से हम यहाँ पे लिखेंगे, तो ऊपर तो हम लिखेंगे राजस्थान सरकार, ठीक है। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको क्या लिखना है, यहाँ पे हम लिखेंगे राजस्थान सरकार। उसके बाद देखो कि राजस्थान सरकार हमने लिख दिया। यहाँ पे हम लिखेंगे कार्यालय का नाम, तो कार्यालय कौन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, ये कार्यालय हो गया। लेफ्ट साइड में हम लिखेंगे पत्रांक और उधर लिखेंगे दिनांक। अब देखो कई बार क्या होता है, हमने पिछले जो 2 प्रारूप लेके उसमें तो इतना बड़ा लंबा प्रारूप था, यहाँ से लेके ठेठ यहाँ तक था, इसमें इतना छोटा सा क्यों है। तो ये कैसे लिखा जाता है, मैंने आपको पिछला जो हमने अर्थशास्त्र के पत्र जब किया था, आपको याद होगा। अगर आपने नहीं देखा तो वहां पे आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, वीडियो वहां से देख लीजिए। उसमें स्पष्ट रूप से बता दिया है कि जो कार्यालय का नाम होता है उसके प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर लेकर के हम इसको बनाते हैं। उसके बाद जो कार्यालय जिस शहर में स्थित है उस शहर लिखा जाता है, फिर स्लैश करके 17 लिखा जाता है 2023-24, और फिर अंत में पत्रांक लिखा जाता है। और अगर इतना लंबा ना लिखे तो हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे दिनांक लिखी जाती है, आप अपने परीक्षा की तारीख लिख सकते हैं। यहाँ पे सेंटर में हमने लिख दिया विज्ञप्ति। और फिर क्या है राजस्थान लोक सेवा आयोग क्या कहता है कि आयोग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक द्वितीय श्रेणी माध्यमिक शिक्षा विभाग हेतु ली जाने वाली संवीक्षा परीक्षा दिनांक 15 मई 2024 के स्थान पर 16 जून 2024 को आयोजित की जाएगी। मतलब थोड़ा सा परिवर्तन किया एग्जाम में। तो परिवर्तन क्या, तो विद्यार्थियों को ध्यान में लाने हेतु ये विज्ञप्ति जारी की है।
आगे क्या लिखा है कि परीक्षा केंद्र और अन्य सूचना यथावत रहेगी। तो जो पहले से निर्धारित है बाकी सारी चीजें वही रहेगी और कुछ नहीं। एक सिंपल सा इंफॉर्मेशन, एक सिंपल सी सूचना जो है वो दी जाती है। क्या है? उसके बाद हस्ताक्षर आएगा, नाम आएगा, व्यक्ति का पद आएगा और उनके कार्यालय का नाम आएगा। देखते हैं, सबसे पहले हम जानेंगे अर्धशासकीय पत्र। तो देखो, जहां तक अर्धशासकीय पत्र का सवाल है, इस अर्धशासकीय पत्र को हम अर्ध सरकारी पत्र भी कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इसे हम अर्ध सरकारी पत्र भी कहते हैं। और अर्ध सरकारी पत्र क्यों कहते हैं? अर्ध सरकारी पत्र या अर्ध शासकीय पत्र क्यों कहते हैं? मतलब इसे सरकारी पत्र से क्या भिन्नता है, या फिर इसे जो व्यक्तिगत पत्र हम लिखते हैं, जैसे पत्रों को वैसे मुख्य तौर पर दो भागों में विभाजित करते हैं। एक होता है अनौपचारिक पत्र और एक होता है औपचारिक पत्र। जो औपचारिक पत्र होते हैं वही सरकारी पत्र होते हैं और जो अनौपचारिक पत्र होते हैं वो व्यक्तिगत पत्र होते हैं, सामाजिक पत्र होते हैं, जो मित्रों को, फैमिली मेंबर्स को लिखे जाते हैं। बट ये पत्र तो भाई अर्ध सरकारी पत्र है या फिर इसे अर्ध शासकीय पत्र कहते हैं। तो ये कौन सा पत्र होता है? तो ये भी एक प्रकार का सरकारी पत्र ही होता है, लेकिन इसमें चूंकि कोई भी जो सरकारी अधिकारी है वो किसी दूसरे सरकारी अधिकारी को पत्र लिखता है, वो अपनी व्यक्तिगत हैसियत से लिखता है, या तो वो उन्हें जानता है या वो उनका मित्र है, तो इस तरीके से वो लिखता है। बट लिखता है तो अब भाई व्यक्तिगत हैसियत से अगर लिखता है तो फिर सरकारी क्यों है? फिर तो वो तो व्यक्तिगत पत्र हो गया। हाँ, वो व्यक्तिगत पत्र हो सकता है, लेकिन चूंकि ये सरकारी कार्य के लिए लिखा जाता है, वो व्यक्तिगत सूचना या व्यक्तिगत समाचार प्राप्त करने के लिए नहीं लिखता है, वो सरकारी कार्य के लिए व्यक्तिगत अपनी जो पहचान है उसके हिसाब से लिखता है। इसीलिए ये पत्र जो है वो अर्ध सरकारी पत्र कहलाता है। मतलब लिखा जाता है व्यक्तिगत और साथ ही साथ कार्य होता है सरकारी, तो आधा सरकारी आधा व्यक्तिगत, इसलिए इसे अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। चीज अगर आपको समझ में आ गई ना, तो आधा काम तो यहीं पर अपना समाप्त हो जाता है। कई बार ये रहता है कि मूल टॉपिक जो भी हम पढ़ रहे हैं ना, चीज़ है क्या, वो चीज़ ही जब अगर हमें समझ में नहीं आती है तो फिर हम उसको पढ़ते रहते तो हमें कोई इसका फायदा नहीं मिलता है। तो समझ में आ चुका होगा आपको कि भाई हम इसे अर्ध सरकारी क्यों कहते हैं। यहाँ पे है बच्चों अर्ध, ठीक है। अब देखो जरा सा इसे जानो कि जब कोई सरकारी अधिकारी, ध्यान रखना पहले एक सरकारी अधिकारी के द्वारा दूसरे सरकारी अधिकारी को लिखा जाता है। तो जब कोई सरकारी अधिकारी किसी सरकारी कार्य के लिए, व्यक्तिगत कार्य के लिए नहीं, किसी सरकारी कार्य के लिए किसी दूसरे सरकारी अधिकारी को, है ना, किसी सरकारी अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र भेजता है, लिखेगा तो सरकारी अधिकारी, लिखे सामने वाला भी सरकारी अधिकारी, कार्य भी सरकारी, लेकिन व्यक्तिगत नाम से भेजेगा। कैसे भेजेगा वो अभी अपन एक प्रारूप लिखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, और अगर एक प्रारूप से नहीं आया तो मैं दूसरा प्रारूप भी आपको समझा दूंगा। तो जब कोई पत्र भेजता है अथवा पूछता है या ध्यान आकर्षण करता है, मतलब उसका किसी मैटर पर जो पहले से अगर कोई काम पेंडिंग है, या फिर अगर उसे कोई सूचना लेनी है, या फिर कोई सूचना है जो वो देना चाहता है, पूरे विभाग में या उसके अधीन जितने भी आते हैं उनको अगर वो सूचना देना चाहता है, तो वहां पे ये पत्र लिखा जाता है। इसमें क्या होता है कि वह पत्र व्यक्तिगत पत्र शैली में लिखा होने के कारण उसे अर्ध शासकीय या अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। मैंने पहले ही बताया, व्यक्तिगत हिसाब से पत्र लिखा जाता है। ऐसे पत्रों में बाईं ओर प्रेषक का नाम, अब बाईं ओर क्या होता है, जैसे मान लो ये पूरा पेपर है, तो ये वाला जो भाग है ना, इधर वाला, ये बायां भाग कहलाता है, और ये जो है इधर वाला, ये दायां भाग कहलाता है। ध्यान रखना, मतलब अपन जहां खड़े हैं ना, तो जैसे मैं इस तरीके से खड़ा हूं तो मेरा ये दाहिना है, तो इधर दायां हो गया, और मेरा इधर बायां है, तो ये हमेशा बायां होता है। तो कागज पे या बोर्ड पे का आप कभी लिखते हो तो ऐसा ध्यान रखना है। तो ये हो गया बायां। तो इसमें क्या होता है कि ये जो बायां होता है ना, बायां, इस बाई साइड में तो उस व्यक्ति का नाम और उस व्यक्ति का पद लिखा जाता है, जो व्यक्ति लिखने वाला है, जिसे प्रेषक कहते हैं। तो भेजने वाला, लिखने वाला, उसका यहाँ पे क्या लिखा जाता है भाई, उसका यहाँ पे नाम लिखा जाता है, फिर उसका पद लिखा जाता है। और इधर क्या लिखा जाता है, दाईं साइड में उसका एड्रेस लिखा जाता है, यानी कार्यालय का पता लिखा जाता है, वो किस कार्यालय में है, तो वो कार्यालय का पता यहाँ पे लिखा जाता है। नेक्स्ट पेज पे हम और भी इसे अच्छी तरह से समझेंगे। तो देखो क्या लिखा है कि ऐसे पत्र में बाईं ओर तो प्रेषक का नाम और पद का उल्लेख होता है, और दाईं ओर कार्यालय का पता जो है वो लिखा जाता है। ये स्टार्टिंग की बात है, स्टार्टिंग में आपको समझना पड़ेगा, ये चीज लिखी जाती है। अभी देखो, हाँ, मैं इसको स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा आपके साथ, ठीक है, ये चीज लिखी जाती है। अब यहाँ पे ध्यान दो, आगे बढ़ते हैं। और एक प्रश्न है हमारे पास, और प्रश्न क्या है
कि मान लीजिए भाई आप जो है ना एक सचिव शिक्षा विभाग राजस्थान जयपुर की ओर से, शिक्षा विभाग राजस्थान जयपुर जयपुर की ओर से आपको क्या करना है, एक 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 अर्ध सरकारी पत्र लिखना है। किसको लिखना है? आयुक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को एक अर्ध शासकीय पत्र लिखिए जिसमें सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों की नियमित स्वास्थ्य जांच का आग्रह हो। मतलब आप उनसे रिक्वेस्ट करिए, आग्रह करिए कि भाई अपना जो सरकारी विद्यालय में है, क्योंकि आप सचिव हैं शिक्षा विभाग के, और जो मेडिकल डिपार्टमेंट है, मेडिकल डिपार्टमेंट के जो आयुक्त हैं पूरे राजस्थान में, उनको आपको पत्र लिखना है कि आप अपने विभाग के समस्त डॉक्टर्स को और प्रशासन को, विभाग को आप उनका ये कि जितने भी राजस्थान में सरकारी विद्यालय हैं वहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं उन बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए। तो अब भाई देखो कि एक अधिकारी ने और दूसरे अधिकारी को सरकारी कार्य के लिए पत्र लिखा है और व्यक्तिगत लिखेंगे। तो अब कैसे लिखेंगे इसका प्रारूप समझो। इसका प्रारूप समझो। इसमें होता क्या है कि जो प्रारूप होता है ना, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये सही ढंग से आप प्रारूप समझ लेना कि जब भी कभी जो भी सरकारी पत्र लिखे जाते हैं, चाहे वो निविदा हो, अधिसूचना हो, ज्ञापन हो, विज्ञप्ति हो या अर्ध सरकारी पत्र हो, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेंटर में राजस्थान सरकार। ठीक है, ये आपको राजस्थान सरकार लिखना होता है। और इस अर्ध सरकारी पत्र को छोड़ करके बाकी जितने भी प्रारूप हैं उन समस्त प्रारूप में इसके नीचे यहाँ पे विभाग का नाम लिखा जाता है। ठीक है ना, विभाग या यहाँ पे विभाग या कार्यालय, विभाग या कार्यालय का नाम लिखा जाता है। कार्यालय का नाम लिखा जाता है ना, कार्यालय। तो यहाँ पे कार्यालय का नाम लिखा जाता है। बट चूंकि ये जो है ना अर्धशासकीय पत्र है, तो ये पत्र सरकारी हैसियत से न लिखा जा करके व्यक्तिगत हैसियत से लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पे विभाग या कार्यालय का पता नहीं लिखा जाता है, इसलिए हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। लेकिन आने वाले जो प्रारूप है उसमें सब में लिखेंगे। तो ये आपको एक अंतर इसमें ध्यान रखना है। अब देखो, ये जो हमने देखा था कि जो बायां भाग होता है, ये बायां भाग है, और ये हो गया भाई, ये हो गया दायां भाग। ठीक है, ये हो गया दायां भाग, ये हो गया दायां भाग। तो बाएं भाग में हमने देखा था क्या लिखा कि जो प्रेषक है, प्रेषक माने पत्र भेजने वाला, उसका नाम और उसका पद लिखा जाएगा। तो मान लीजिए व्यक्ति जो अधिकारी है, सचिव है जो शिक्षा विभाग के, उनका नाम है हीरा मंगल और वो सचिव है। ठीक है भाई, शिक्षा विभाग के सचिव हैं। उन कौन सा विभाग कौन सा है, तो विभाग का हम इधर लिखेंगे, विभाग है शिक्षा विभाग और शासन सचिवालय जयपुर राजस्थान। अब ये दो चीजें लिखी। इसके बाद में अब यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। तो ये हमारा एक भाग हो गया दायां और बायां, साया समझ में आपको, ये दायां हो गया और ये बायां हो गया। तो ये हमने दाएं और बाएं में भाई लिख दिया, इस इधर नाम पद और इधर उनके कार्यालय का नाम। अब नीचे तारीख लिखी जाती है, तो तारीख कहाँ लिखेंगे, तारीख जो दायां भाग है ना उसी में जस्ट नीचे, आपको यहाँ पे कोई लाइन नहीं छोड़नी है। ठीक है ना, यहाँ पे कोई लाइन नहीं छोड़नी है, इधर कोई लाइन नहीं छोड़नी है, और इसके जस्ट नीचे यहाँ पे हम लिखेंगे तारीख। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम जो है हिंदी का एग्जाम आपका मान लीजिए 9 तारीख को है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए। अब जैसे मान लो तारीख उसमें नहीं दी होगी तो आप लिख दीजिए 9 मार्च। ठीक है ना, यहाँ पे आप 9 मार्च कर सकते हैं। मैंने जैसे 9 दिसंबर किया है, हालांकि आज जो है वो 30 जनवरी है, राइट है ना, 30 जनवरी है, बट मैंने यहाँ पे दिसंबर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे तारीख, और उसके नीचे वाली जो जस्ट लाइन है ना, इस नीचे वाली लाइन में आप लिखेंगे पत्र का क्रमांक। क्योंकि जितने भी सरकारी पत्र जो लिखे जाते हैं उनमें सब में पत्र क्रमांक लिखा जाता है। एक तरफ पत्र क्रमांक होता है, दूसरी तरफ तारीख होती है। तो उसमें तो क्या होता है कि यहाँ पे लिखते हैं अपन पत्रांक, लिखते हैं ऐसे पत्रांक, और इधर जो है ना हम लिखते हैं दिनांक। तो यहाँ पे दिनांक रहती है, बट इसमें दिनांक ऊपर रहेगी और उसके जस्ट नीचे यहाँ पे रहेगा अर्ध शासकीय पत्र क्रमांक। ये अ सा प क्र जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है अर्ध शासकीय पत्र क्रमांक। ठीक है, ऐसे लिखना है। और आप यहाँ पे जैसे 101, 1, 2, 3, 4 जो आपकी इच्छा हो कुछ लिख दीजिए, इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं। मैंने तो ये ऐसे लिखा है, इसका मतलब इस तरीके से फॉर्मेट होता है कि लिखा जाता है, तो मैंने दिखाने के लिए लिखा है। तो आप कुछ भी यहाँ पे लिख दीजिए अपने हिसाब से। और
अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, कुछ भी अगर आपको इसमें, हालांकि मैं एक एक चीज बताने का प्रयास कर रहा हूं, क्लास थोड़ी लंबी जरूर रहेगी, लेकिन प्रारूप इस तरीके से आपको बता दूंगा कि आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। बट फिर भी अगर कोई इश्यू रहता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। और ये कंप्लीट जो पीडीएफ और ये जो कोर्सेज हैं और इसका वीडियो जो है वो आपको हमारे ऐप में भी मिल जाएगा। ऐप का नाम है एजुकेशन राइज, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर हमारा एक नंबर है, मैं आपको नंबर अभी दे दूंगा जब क्लास खत्म हो जाती है तो वहां से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज, आपको लिंक मिल जाएगा। ये सारी चीजें लिखी। अब जिस व्यक्ति को लिखा जा रहा है ना, जिस व्यक्ति को पत्र लिखा जा रहा है उस व्यक्ति का यहाँ पे नाम लिखेंगे, प्रिय श्री राम खिलाड़ी जी। अब यहाँ पे प्रिय क्यों लिखा है? क्योंकि व्यक्तिगत हैसियत से लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे प्रिय श्री राम खिलाड़ी जी। नाम किसका आएगा? जिसको लिखा जा रहा है, जिसको भेजा जा रहा है। उससे पहले कहीं पे भी नाम नहीं आया था, यहाँ पे पहली बार आएगा। अब देखो, इतना लिखने के बाद में अब सीधा आएगा इसकी जो मेन बॉडी होती है, मुख्य जो संदेश होता है वो यहाँ पे लिखा जाता है। उसके बाद फिर क्या चीज ध्यान रखनी वो मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे लिखेंगे कि आपको विदित है कि राजस्थान के लगभग 75% विद्यार्थी सरकारी विद्यालयों में ग्रामीण क्षेत्रों में अध्ययनरत हैं। मतलब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति मध्यम अथवा निम्न स्तर की है। इन विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की नियमित जांच हेतु विभाग द्वारा नियमित रूप से शिविर लगाए जाते हैं। आपसे आग्रह है कि जिला चिकित्सा अधिकारियों को अपनी विशिष्ट सेवाएं इन शिविरों में देने हेतु पाबंद करें, ताकि ग्रामीण जीवन का और भावी नागरिकों का स्वास्थ्य उन्नत हो सके। भाई बिल्कुल सिंपल सी भाषा में आपको जो उद्देश्य था कि बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाना है, तो आप जो है वो अधिकारी महोदय से कहेंगे कि आपके अधीनस्थ जितने भी जिला जो कार्यालय के जो अधिकारी हैं उनको कहिए कि आप अपने अपने जिले में जितने भी सरकारी विद्यालय हैं वहां पे शिविरों का आयोजन करवाएं और बच्चों का परीक्षण करवा दें। बस सिंपल सा संदेश था, देना था, इसमें ऑल एक्स्ट्रा कुछ भी चीजें नहीं लिखनी होती हैं। ये लिखने के बाद में ये लाइन जरूर लिखना, आशा है आपका सहयोग प्राप्त होगा। ये लाइन आप कोई भी अर्ध सरकारी पत्र क्यों नहीं हो, मैं दूसरे प्रारूपों की बात नहीं कर रहा हूं, अभी हम केवल अर्ध सरकारी पत्र की ही बात कर रहे हैं, अर्ध शासकीय पत्र की ही बात कर रहे हैं। तो अर्ध शासकीय पत्र में आपको जब ये बॉडी लिख देते हो तो लेफ्ट साइड में आपको यहां पे लिखना आशा है आपका सहयोग प्राप्त होगा, और नीचे क्या लिखना है? नीचे लिखना है धन्यवाद। ये तो इस साइड हुआ। जैसे ये लाइन खत्म होती है ना धन्यवाद वाली, तो उसके जस्ट सामने जाते हैं और इस लाइन में नहीं, मतलब ये तो यहाँ पे खत्म हो गई, इसके जस्ट नीचे वाले लाइन है, यहाँ पे लिखेंगे आपका शुभेच्छु, फिर यहाँ पे हस्ताक्षर करेंगे कौन? जो लिख रहे हैं। जैसे हीरा मंगल हमने यहाँ पे लिखा था, तो यहाँ पे लिखेंगे हस्ताक्षर और यहाँ पे उस व्यक्ति का नाम आएगा। अभी खत्म नहीं हुआ, ध्यान रखना, अभी पूरा नहीं हुआ है। ये लिखने के बाद जहां पे ये लाइन खत्म होती है, इसके जस्ट नीचे वाली लाइन में यहां पर, अब चूंकि ये काफी नीचे है तो मैं नेक्स्ट पेज पे चलूंगा, यहां पर जिस व्यक्ति को पत्र भेजा जा रहा है उसका पूरा नाम और पता लिखा जाता है। तो देखो यहां पे एक आगे चलते हैं अपन, तो यहां पे क्या करेंगे कि ये जो भाग है ना, ये भाग, ये ध्यान रखना नीचे वाला भाग है, ठीक है। तो अब उसमें हम अब यहाँ पे लिखेंगे नीचे, मतलब सेवा में श्री राम खिलाड़ी जी। आपको याद है ना प्रिय श्री राम खिलाड़ी जी, हमने जब शुरुआत करी थी तो वहां पे लिखा था। एक बार फिर से यहाँ पे उनका नाम आएगा और फिर उनका यहाँ पे उनके विभाग का नाम आएगा और फिर इस तरीके से ये कंप्लीट होता है। तो सेवा में श्री राम खिलाड़ी जी, आयुक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जयपुर, राजस्थान। तो इस तरीके से ये होता है बच्चों। ये हमने जो लिखा है ये है एक अर्ध शासकीय पत्र। और अब मैं एक बार फिर से पूरा रिवाइज कर देता हूं, इसका प्रारूप क्या होता है, और कुछ भी नहीं समझेंगे, केवल इसका प्रारूप समझेंगे। तो प्रारूप में क्या होता है, देखो यहां पे मैं लिख दूंगा कि जो प्रारूप होता है, सबसे पहले आपको यहां पे लिखना है, ऐसे कॉलम बॉक्स नहीं बनाना, मैं अभी खाली आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। आप यहां पे लिखेंगे राजस्थान सरकार, ठीक है, ये हो गया आपका राजस्थान सरकार। यहाँ पे जब आपने लिख दिया राजस्थान सरकार, तो अब यहाँ पे एक भाग हो गया हमारा बायां भाग जो है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? नाम। बायां भाग जो है वहां पे लिखेंगे नाम और पद, ठीक है, ये दो चीज लिखी जाएगी। इधर आएगा दायां भाग, तो दाएं भाग में हम क्या लिखेंगे? दाएं भाग में हम लिखेंगे उनका कार्यालय का नाम, ठीक है, ये कार्यालय का नाम। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कार्यालय का नाम, ठीक है। इतनी चीजें लिखी, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे दिनांक। यहाँ पे ये प्रारूप हो जाएगा इसका, ये हो गए दिनांक।
जो दिनांक है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, और उसके बाद में यहाँ पर हम लिखेंगे अर्धशासकीय पत्र क्रमांक, और यहाँ पे आप लिखेंगे 1012। ये आपने अर्धशासकीय पत्र क्रमांक लिखा है, ऐसे लिखना है, ठीक है। फिर वापस यहाँ पे आएंगे इसकी जस्ट नीचे वाली लाइन में, और यहाँ पे लिखेंगे प्रियश्री, प्रियश्री, और उनका नाम लिखेंगे, और यहाँ से अपना लेटर लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। ये लिखेंगे, उसके बाद नीचे यहाँ पे लिखेंगे, जब पूरा हो जाए तो आपके सहयोग की अपेक्षा है, ठीक है ना, ऐसा लिखेंगे। ये आशा करता हूँ आपका सहयोग प्राप्त होगा, और उसके बाद आप उनको देंगे धन्यवाद, और फिर यहाँ पे जाएंगे, एक बार फिर से अपना नाम लिखेंगे, अपना हस्ताक्षर करेंगे, और फिर नीचे जाकर के सेवा में, और जिनको हम लिख रहे हैं, जिनका यहाँ पे नाम आया ना, उसी का नाम और उनका पोस्ट, उनका पद वहाँ पे, उनके कार्यालय का नाम वहाँ पे लिखा जाएगा। तो ये होता है एक प्रारूप, और ये प्रारूप किसका है बच्चों? ये प्रारूप है भाई, ठीक है। तो ये प्रारूप होता है ना, ये प्रारूप है, ये प्रारूप है किसका है? अर्धशासकीय पत्र का, अर्धशासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र का यह है प्रारूप। मैं आशा करता हूं आपको जरूर समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई डिफिकल्टी रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अब मैंने आपको कहा था मैं अपना नंबर दे देता हूं, तो मैं आपको नंबर दे देता हूं। इस नंबर पे आप मुझे, चलो यहीं पे लिख देता हूं, इस नंबर पे आप मुझे अपना मैसेज कर दीजिएगा, और आपको लिंक मिल जाएगा। नंबर है हमारा 907962, मैं यहाँ पे कलर से लिख देता हूँ ताकि आपको दिखेगा, 9079622989, ठीक है। इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर देना, और हमारे ऐप का नाम है एजुकेशन राइज, EDUCATION, एजुकेशन RISE राइज। ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।